लगातार 10 साल से महिपाल डांडा जो है दरबार लगा रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि 90 विधायकों में से मात्र एक विधायक ऐसा है जो लगातार जो है दरबार लगाता है। पहले घर पे फिर रेस्ट हाउस, अब जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। मेरे पास महिपाल डांडा आज 2 जगह जो है इनके दरबार लगे हैं। डांडा साहब, तारीफ तो ये होती रहती है कि दरबार आपके अच्छे चल रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी दूर हो रही हैं। आज लोगों के बीच में जाने का कैसे मन बना लिया? देखिए, मैं हर रोज नया कुछ न कुछ करते रहना चाहिए जीवन में। पहले मेरा ये था कि मैं घर पे खुला दरबार लगाता था हर वीरवार को। चुनाव की वजह से एक आध दिन आगे पीछे इस बार हुआ है, तो बाद में फिर मुझे यह आया कि भाई हम लोग रेस्ट हाउस में बैठे हैं ताकि सब जगह से लोग आ जाए, इजीली हो जाए। अब हमने एक निर्णय लिया है कि मैं जब भी पानीपत में होऊंगा तो किसी न किसी एरिया में ही हम लोग बैठेंगे, 2 जगह 3 जगह, ताकि सब जगह के लोग जिसको मिलना वो सीधा वहीं पे आ जाएगा। अब मैंने रेस्ट हाउस का भी और उसका भी मामला बंद कर दूंगा। अब मैं ऐसे ही जनता के बीच में जाना, वहीं बैठना, वहीं उनकी समस्याओं का समाधान करना। बाहर के भी कुछ लोग आने जाने वाले होते ही हैं, वो भी आएंगे तो सीधे वहीं पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए ही हैं, अल्टीमेटली पहुँच ही जाते हैं लोग। मगर हम लोग अपनी पब्लिक के बीच में बैठ के अपनी ही बात को करेंगे। थकावट नहीं होती कभी? इतना सवेरे से लेकर शाम तक भागते रहते हो। देखो, इसके कई बार नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, कई बार बुखार, सिर दर्द और तरह की कई बार दिक्कत तो आ ही जाती है, ऐसा नहीं है, परेशानी तो होती है। मगर जब तक काम करते हैं, मन लगा रहता है, तो पता नहीं लगता थकावट का। बाद में थोड़ा सा महसूस होता है, अदरवाइज मस्ती से काम करता हूँ। जब आदमी मन लगा के नीयत से, अच्छी सोच से जब काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि थकान कभी उस पर हैवी होगी, वो भारी नहीं पड़ती। उल्टा थकान पे हम लोग भारी पड़ जाते हैं। कभी रौनक रहती 24 घंटे? वो ठीक है, मस्त है, सब अपने परिवार के लोग हैं। पानीपत ग्रामीण को मैं तो चुनाव में भी कहता था, उससे पहले भी कहता था, शुरू से कहता है कि मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लोगों की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए जितना बनेगा मैं उससे आगे बढ़ के करूँगा। और इसलिए मज़ा आता है अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठना, इनके साथ ही घुलना मिलना, सब चीज़ें मेरी यहीं पे, इसलिए मैं यहाँ मस्ती से काम करता हूँ। मैं एक चीज़ और देख रहा था, मतलब लोग ये नहीं कहते जी मंत्री आया है हमारे बीच में, ये कहता हमारा महिपाल आ गया बीच में। अभी एक में और देखा, एक लड़ जाओ, मेरा काम करा दे। मतलब इतना आपके ऊपर फेथ है लोगों को यहाँ पे। ये ठीक है, 10-11 साल हो गए हैं अब लगातार, तो उनको मेरे नेचर का पता है, मुझे इनके नेचर का पता है, तो इसलिए कुछ फील नहीं। तो मैंने कहा ना, परिवार है, परिवार के नाते ये अपने हक से, अधिकार से अपनी बात कहते हैं, अच्छी बात है ये। आजकल तो सिफारिशों का दौर चल रहा होगा, चुनाव होने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और अच्छी बात भी है। देखिए, हर कार्यकर्ता का राइट है कि वो चुनाव लड़े, टिकट मांगे, मिलेगी तो किसी एक कोई, जिसको भी मिलेगी उसके बाद फिर सब लोग जीत की तरफ लगेंगे, सब लोग जीत की तरफ लगेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग यहाँ से हर सीट अपनी निकाल लेंगे। दिल्ली के बड़े अच्छे आ रहे हैं जो आपके हक में आ रहे हैं सारे, और केजरीवाल साहब कह रहे फिर सरकार बनाऊंगा, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो इशारा सिर्फ बीजेपी की तरफ कर रहे हैं। देखिए, वहाँ का जो नीचे का माहौल था, मैं तो क्योंकि वहाँ 1 महीने से भी ज़्यादा समय चुनाव में रहा हूँ और 1.25 महीने के आसपास मैंने वहाँ पे घूम के देखा है कि जिस तरह की हालात दिल्ली की है, हम भी लुटियन जोन को ही खाली दिल्ली समझ लेते थे। जब हम लोग इंटरनल दिल्ली के अंदर गए तो तब पता लगा कि कितनी बुरी हालात है। आदमी सोच नहीं सकता, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली की तारें आप कल्पना करोगे जैसे पहले हमारे यहाँ होती थी ना, एक पोल पे 200 डोरियों का एक बंडल है और उस बंडल पे अगर आपके घर की तार है तो उस पर नाम लिखा हुआ कुलवंत सरदार, तब आप उसको ढूंढोगे। अगर मान लीजिए कोई सर्किट हो जाए तो सब के सब घरों की लाइट ही खत्म होगी, आग लग जाएगी, इतनी बुरी स्थिति है। मगर वो आदमी क्या झूठ बोलता था कि मैं तो इसको पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, दिल्ली को, कहाँ गया? आज सीवर नहीं दे पाया, पानी नहीं दे पाया, बिजली की समस्या को दुरुस्त नहीं कर पाया, लोग मर रहे हैं।
इतनी बुरी हालत है दिल्ली के लोगों की कि उन्होंने इस पर मन बना लिया कि देखो इसके जो शब्द बाण है, इसका जो ड्रामा है, अब वो लोग समझ गए। उन्होंने कहा अब इसके बहकावे में, इसके ड्रामे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। और ये इतना झूठा आदमी, इसने ये कहा था कि भाई मैं सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूँगा, है ना। तो सरकारी गाड़ी में घूमने लगा, कहा कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा। तो बंगला तो लिया ही लिया, 50 लाख रुपए का तो पोर्ट है जिस पे बैठ के वो टट्टी करता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ का बिल बोल रहा है, उसकी जो निकल के आई ये सी स्मेल की बात वो बोल रही है। और उसने ये कहा था कि जब मैं यमुना जी को साफ करूँगा, 4450 करोड़ रुपया, 4450 यानी 4500 करोड़ रुपए यमुना जी के नाम की सफाई के इसके पास गए, जनता से हिसाब दे। इन्होंने खुद कहा था कि 2025 में तक अगर मैं यमुना की सफाई ना करूं तो मुझे वोट मत देना, इस बार मुझे वोट दे दो। मगर यमुना जी की हालात कितनी खराब है आप समझ नहीं सकते। और उल्टा इतना बड़ा एलिगेशन लगा रखा है कि हरियाणा वालों ने तो जहर घेर दिया यमुना में, और ये तो हमारे लोगों को मारना चाह रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कितनी गंदी सोच है इस आदमी की। ये केजरीवाल की सोच नहीं हो सकती, ये किसी थर्ड फोर्स की कोई इंटरनेशनल साजिश जो इस देश के खिलाफ रचते हैं, ये उनकी चाल है कि ऐसे समय में कि अपनी बात भी कह दो और दुनिया में भारत को बदनाम भी कर दो और मोदी जी की लोकप्रियता को भी गिराओ। एक भी अवसर विपक्ष कभी नहीं छोड़ता। मुझे एक बात बताइए, अब कहाँ से आ गया था यमुना जी में ये बात? अकबर जहर डालते, ये आया कहाँ से? सारी दुनिया में खलबली मचाना मीडिया के माध्यम से, सारी दुनिया में भारत की थू थू करवाना, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग दिल्ली में बसते हैं। अब वो पूरी दुनिया में जब ये खबर जाएगी कि भाई वहाँ पे हरियाणा नाम की एक सरकार है, स्टेट है, वहाँ की एक सरकार है, उसने यमुना जी में जहर डाल दिया है, यमुना जी का पानी लोग पीते हैं और वो तो मर जाएंगे। तो सबको कहेंगे कि जी आओ आप लोग छोड़ के आ जाओ दिल्ली, ये है भारत की सरकार, ये है वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इस तरह की फिर वो डिबेटर, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि अब से पहले भी इसने गाए बगाए ऐसे समय में टुकड़े होंगे तेरे इंशाल्लाह आले गेम में भी पूरी दुनिया भर में जिस तरह से इन्होंने भारत को और सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था, ये इस बार उससे भी बड़ा कोई प्लान था। क्या मगे तो धन्य है इस प्रदेश की, देश की जनता के, भाई उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो देखिए ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस के हाथों में खेलने वाले लोग हैं, दिल्ली के लोगों को भी अब ये समझ में आ गया कि भाई ये बड़ा चालाक आदमी है, इससे छुटकारा चाहिए, इसको ये रखना ठीक नहीं है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भाई 50 से भी ज़्यादा सीटों के साथ हम लोगों को मैंडेट मिलेगा और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। आपको लगता है वो फ्री वाला जो मामला था सारा, जो फ्री मोहल्ला क्लिनिक या फ्री दवाइयाँ फ्री, उस चीज़ से ऊपर उठ के चल, एक और निवेदन करूँगा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी हूँ और मुझे लगा कि भाई दिल्ली के स्कूलों की बड़ी चर्चा होती थी कि भाई दिल्ली में बड़े अच्छे स्कूल बना दिए, कर दिया। मैं कहूँ कौन सा स्कूल बनाया, एक दिखाइए। एक 2-3 स्कूल है, उन स्कूलों को थोड़ा सा रेनोवेट किया, रेनोवेट करके उसमें एक प्रोजेक्टर रख दिया, प्रोजेक्टर पे बच्चों को एक क्लास में लगाते पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ इससे तो पहले टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ थी। और सही पूछे, मैं शिक्षा मंत्री में कह रहा हूँ हमारे से पहले सरकारों ने भी उससे ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ जो अब दिखा रहा है वो। सही में हमारे स्कूलों का कहीं मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, एटमॉस्फेयर पे के मामले में। हम लोग कहीं कम नहीं, कुछ नहीं जादू किया। झूठ बोलता है। मोहल्ला क्लिनिक में गया, मोहल्ला क्लिनिक पे कहे नहीं कुछ भी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक पे डॉक्टरों को आए 3-3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने के बाद आते हैं तो भी दुकान खोलने के लिए आते हैं, केजरीवाल के लिए दलाली करने के लिए लोग आते हैं। कैसे? आप मान लीजिए आप डॉक्टर है, आज आपने 3 महीने के बाद जनकपुरी के इलाके में बैठना है, तो जनकपुरी के मोहल्ला क्लिनिक पे आपसे पहले डॉक्टर हैं, आपसे पहले तो केजरीवाल की टीम पहुंच जाती है, दवाइयों की, मेडिसिन की वो लेके किट्स, और वो लिख देते हैं कि भाई देखो ये जो स्पेशल दवाई है ना ये लेनी है। अब वो स्पेशल दवाई दिल्ली की सरकार उपलब्ध नहीं कराती, तो वो जो लोग आके है ना साथ में, उनसे मजबूरन वो दवाई, वो सिरप जैसे बड़ा प्रचलित हुआ वहाँ पे, खांसी को लेकर जो एक सिरप है वो खाली एक ही कंपनी का लिया जाएगा,
वो करेंगे, वो बेचने वाले पहुंच जाते हैं। ये तो हर जगह पे इस आदमी ने तो लूट की दुकान बना के लोगों को उल्लू गांठने का काम किया। एक उपलब्धि बता दे दिल्ली प्रदेश में कि ये केजरीवाल की सरकार की एक उपलब्धि रही है, एक सिंगल उपलब्धि। सिर्फ 2 रुपये के काम पे 200 रुपये ये आदमी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करता है। लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या, जब वहाँ पे जाके देखते हो तो मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ होता नहीं वहाँ नीचे। अच्छा, राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं हुआ इस चुनाव में, सिर्फ इनका जिक्र अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सारे लोग मिले जुले हैं। इन लोगों का एक ही ध्येय है। ध्येय क्या है कि भाई श्याम दाम दंड भेद कुछ भी नीति बनाओ, सिर्फ मोदी जी को रोको, ये भाजपा को रोको। अगर गलती से भाजपा आ गई तो हम लोगों को किसी भी स्टेट में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब तो केजरीवाल के बहाने ये लोग दिल्ली में सोचते हैं कि भाई हम लोगों की थोड़ी बनी रहेगी, हम लोग थोड़ा उठने बैठने लायक बचे रहेंगे। इसलिए सारे लोग मिलकर लोगों ने तय किया कि भाजपा को हराओ। एक भाजपा हराओ गैंग खड़ा हो गया, और वो गैंग उनकी कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई विचार नहीं है। वो तो बस एक ही विचार है, किसी भी तरीके से भाजपा को हटाने का, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का। मगर देश की जनता जितने ये मजबूत होते जाते हैं आपस में, ऐसी देश की जनता भी इतनी भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हो जाती है। और जब वो मजबूती से खड़ी होती है, वो देखती है कि इन लोगों के कर्तव्य क्या है, इन लोगों की जुबान क्या है, इनके करने और कहने में, कथनी और करने में कितना फ़र्क है। तो वो जो आदमी प्रैक्टिकल वहाँ पे है वो देखते हैं, वो फिर बात चर्चाएं करते हैं तो दूर तक वो बात जाती हैं, और वो दूर तक गई हुई बातें ही माहौल बढ़ाती है, और उसी माहौल से लोग अपना निर्णय लेते हैं। और निर्णय इस बार ये है कि भाजपा का कमल खिलेगा दिल्ली में। लास्ट सवाल है, अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, एनसीईआरटी को लेकर आपकी मीटिंग भी है, लगता है जी एनसीईआरटी जो है ये किताबें लागू होंगी हरियाणा में? यस, देखिए हिंदुस्तान में हरियाणा एक ऐसा मात्र स्टेट है जिसने एनईपी पे बहुत काम किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जब से मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना हूँ तो मैंने लगातार बैठकें कर करके एक काम को सिरे चढ़ाया। और हमने कहा कि देखो भाई, पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी होते थे तो उस वक्त एक मीटिंग हुई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेके कि भाई इसको कब तक लागू करेंगे। तो उसके कुछ पैमाने थे कि वो पैमानों पे हम लोग कहाँ खड़े हैं। जब वो पैमानों पर मीटिंग हुई थी उनकी उस दौर में, तो उसमें उस वक्त ये लगा था कि भाई हम लोग 5 साल में ये सारी चीज़ पूरा कर देंगे और हम लोग इस लायक हो जाएंगे 2025 तक के हम लोग अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लागू कर लेंगे। तो उस वक्त ये टारगेट रखा गया था कि 2025 तक हम लोग अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्टेट में लागू करेंगे। तो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी तय किया कि जो कमियां बची हैं उनको दूर करना है और 2025 के जाने से पहले हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से हरियाणा में लागू कर ले, इस संकल्प के साथ हम लोगों ने काम किया है। उसमें हमारी एनसीईआरटी के साथ साथ स्टेट की एससीईआरटी भी है। हमने एससीईआरटी में भी कुछ सिलेबस की बात की है। और जो बात आपने कही है कि भाई जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, क्या उसमें वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिन चीज़ों की इस देश के लोगों को, इस देश के भविष्य को ज़रूरत है? बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। आप एक बात बताइए, बंदा बहादुर क्या कभी इन लोगों ने पढ़ाया क्या? मगर हमारी बुक में था, निकाल के दूसरे लोगों को घुसेड़ दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पाड़ के उन्होंने दूसरी जगह पे कर दिया। आपने गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं गोकुला जाट के बारे में बताया कि इस देश का इतना महान क्रांतिकारी जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, त्रिशूल, ये इतने बड़े बड़े सिंगड़ गेट के अंदर लगे हुए थे और हाथी जब उसको टक्कर मारता था तो टूटता नहीं था, हाथी बैक मारते थे। तो गोकुला जाट अड़ा और उसने, हाथी ने, उसकी बहन ने हाथी को हांका और वो सगा भाई उसने जब टक्कर मारी तो निकला। जब वो गेट तोड़ के उन्होंने मुगलों को हराया था। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कुर्बानियों से भरा हुआ जो हमारा इतिहास था, इतिहास तहस नहस कर दिया। और तहस नहस किए हुए इतिहास को हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों ने, इस देश और प्रदेश में जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको पता है
कि भाई कौन से तथ्य हमसे छुपाए गए हैं, किन तथ्यों से हमारे देश के जवान में को प्रेरणा मिल सकती है, और उन प्रेरणाओं को लेके ही आदमी का संकल्प मजबूत होता है, और जिसका संकल्प मजबूत होता है वही कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है। इसलिए संकल्पहीन एजुकेशन मैकाले पद्धति के द्वारा जो दे के भारत में परोसी गई, जिसमें ना संकल्प रहा, ना जिसमें नैतिक मूल्य रहे, ना जिसमें संस्कार रहे, ना जिसमें जोश रहा, ना जिसमें उत्साह रही, कोई बात नहीं, एक खाली डिग्री पकड़ा देना और वो भी उसमें भी रोजगार ना निकले। अब हम लोगों ने नई जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बच्चा पढ़ता पढ़ता ही रोजगार परक एजुकेशन को लेगा, और लेते लेते जैसे ही अपनी एजुकेशन बाहर करता जाएगा, निकलता जाएगा, जितनी भी तरह के एजुकेशन हैं उसमें जैसे वो पास आउट करेगा तो वो निश्चिंत होकर निकलेगा बाहर के, देखिए मैं ये काम कर सकता हूँ। अभी प्रैक्टिकल पे जोर नहीं है, थ्योरेटिकल पे जोर है। आप ये बताइए ना कि किसी भी टेक्निकल कॉलेज में, स्कूल में अब थ्योरेटिकल 80% है, 20% प्रैक्टिकल ही होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। अगर हम लोग अपने बच्चों के हुनर को नहीं तराशेंगे, अगर अपने बच्चों के कौशल के साथ हम लोग मजबूती से नहीं खड़े होंगे, उनको पनपने का, उठने का, समझने का, करने का अवसर नहीं देंगे, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई हम लोग एक उन्नत भारत की निर्माण कर लेंगे, उन्नत भारत बना लेंगे, समृद्ध भारत खड़ा करेंगे। ये ढकोसले देते थे। इसलिए समर्थ भारत, समृद्ध भारत, उन्नत भारत, खुशहाल भारत अगर हम लोगों को खड़ा करना है, ये खड़ा करने के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण 2020 का करते हुए 2030 तक हिंदुस्तान के हर स्टेट को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके अपनी जवानी को, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करेंगे कि 2047 तक हिंदुस्तान, भारत अपने सपने को पूरा कर ले, अपने संकल्प को पूरा कर ले। और हमारा संकल्प क्या है? 140 करोड़ लोगों ने 750 करोड़ लोगों के बीच में खड़ा होकर अकेले हुंकार भरी है कि 2047 तक जब हम लोग अपनी आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका होगा, विश्व गुरु बनना, ये हमारा संकल्प है। अपने संकल्प को पूरा करना, तो उसमें एजुकेशन बड़ा साधन है। अगर हम लोगों को मनुष्य पैदा करना है, मनुष्य बनाना, तो कैसे बनाओगे? मनुष्य बनाने की फैक्ट्री क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा से मनुष्य बनता है, और इसलिए मनुष्य भी ऐसा जो भारत के विचार को दुनिया में लागू करने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो, ऐसा विचार भारत का विचार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। हम लाखों करोड़ों सालों से उस विचार को हर रोज अपने घर में दोहराते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे घर में हवन होता है, तो हवन होते ही पंडित जी बुलवाते हैं ना हम लोगों से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। दुनिया में किसी का विचार है ऐसा? एकमात्र ये विचार इस भारत का है। कोई पूछे भारत का विचार क्या, तो ये भारत का विचार। कोई पूछे कि जरा बताओ अमेरिका का विचार क्या है, जापान का विचार क्या है, तो जिनके पास विचार नहीं है, विचारहीन लोग से आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि कभी अगर इस धरती पर ये बात हो जाए कि कोई एक सरकार बननी चाहिए, तो उस एक सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? तो किसी में क्षमता नहीं है, सब उपनिवेशवाद की तरफ भाग रहे हैं। कब्जा करना है, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाना है, बिजनेस करना है ना, व्यापार समझ के आदमी दुनिया का दिल नहीं जीत सकता। दुनिया का दिल अगर जीतना है तो उसमें भारत के विचार से बड़ा किसी के पास विचार नहीं। इसलिए भारत का विचार दुनिया को दिल से, प्यार से जीतने वाला विचार है, शांति स्थापित करने वाला विचार है, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने वाला विचार है। और हमारे यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो इतनी उन्नत, इतनी प्रगाढ़ है कि आज से पहले कभी कोई सोच नहीं पाया। ये हम लोगों को क्या पढ़ा दिया? मैकाले पद्धति ने पढ़ाया कि भारत के जो लोग थे तो गवाले थे, ये तो भेड़ बकरी चिल्लाने वाले लोग थे। उनको ये नहीं पता कि जीरो का निर्माण करने वाले भारत थे। उनको ये नहीं पता कि पाइथागोरस के नियम ही बहुत बाद की बात आई है भाई। हमारे यहाँ पे खगोल में, भूगोल में, आयुर्वेद में, हमारे यहाँ ज्योतिष में, हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा में, हमारे यहाँ पे जितनी भी प्रकार की विद्याएं, उन विद्याओं में भारत चरम पे था। जो चीज़ें भारत ने खोजी हैं
आज तक विज्ञान उन चीज़ों के बारे में 1% भी नहीं समझ पाया। हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, डेट पहले ही बता देते हैं भाई। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती, कब बोला? पृथ्वी तो चपटी है, हमारे यहाँ आ रही है, बढ़ते भी पहले के लोग बोल के चले गए हैं कि भाई पृथ्वी तो गोल है। बाद में क्या हुआ? ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बोला है, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वेद जो लिखा है वो परमात्मा की जुबान से लिखा हुआ है। गीता जी वो हमारे गीता जो लिखा गया है, बोला गया भगवान के मुख से बोला गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए अपने देश के इतिहास को, अपने देश की परंपराओं को, अपने देश के जितने भी परिपाटी हैं, तीज त्योहार, हर का एक महत्व है और ये महत्व हम लोगों का कम किया गया है। इस महत्व को उठाना, इस महत्व को पुनर्जीवित करते हुए इस देश के हर नागरिक को ये गौरव महसूस हो कि दीपावली क्या है, होली क्या है, तीज त्योहारों का महत्व समझते हुए अगर वो अपने जीवन को खुशियों के रंगों में भर के जिएंगे तो उससे हमारे जीने का ढंग, नज़रिया वो बदल जाएगा। पहले भी बदला हुआ था, पहले इसीलिए लोग खुश थे, इसीलिए लोग समृद्ध थे, शक्तिशाली थे। अब फिर वैसा ही भारत बने, इसकी कल्पना करके हम लोगों ने संकल्प लेके निर्णय लिया है कि हम बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, वो करने लग रहे हैं। अभी अमेरिका वाला जो मामला चल रहा है, बच्चे डिपोर्ट होके आए हैं, उसमें बंदी बना के लाए, हथकड़ियां ला के आए, विपक्ष पूरा घेर रहा है। आज रणदीप सुरजेवाला का भी बयान उसमें आया, लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है इस मामले में। देखिए, कुछ मामले भारत सरकार से संबंधित हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उस पर जवाब दिया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शायद उसके ऊपर कुछ बात की है, तो आज उसका जवाब होगा। भारत सरकार उस विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है। भारत ने, ये कोई मनमोहन सिंह जी थोड़ी नहीं है कि आप अमेरिका में उतरोगे तो जूते भी निकलवा लोगे और आप पगड़ी भी उतरवा लोगे और कुछ नहीं बोलोगे, एक प्रधानमंत्री है। आज इन लोगों ने जो हमारे देश के नागरिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, भारत सरकार शांत नहीं है, वो समझ रही है, इस विषय को गहनता से देख रही है। अब वो चलने से पहले बताया थोड़ी था कि भाई ये सब चीज़ें होकर रही आया है, एक मामला संज्ञान में आया, इसको बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। इस पर जरूर कुछ ना कुछ सरकार का विचार होगा, जैसा होगा देखते हैं क्या बन पाएगा अभी। चलिए, एजुकेशन मिनिस्टर और ग्रामीण से विधायक महिपाल हमारे साथ है। अच्छा है, दरबार लगा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर करें। वैसे पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत।